मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। हा 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 हा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारी सी क्लास में। तो जल्दी से आ जाइए और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है, सब बढ़िया है ना, मस्त है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करते हैं, जल्दी से फटाफट से इस क्लास को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए बहुत ही बढ़िया। हा 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 हा। चलो ठीक है ठीक है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए तो भाई सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में। तो कल हमने जो एक बहुत ही खूबसूरत जो चैप्टर है वो शुरू किया था, और उस चैप्टर का नाम था आधुनिक विश्व के चरवाहे। और इस चैप्टर का आज हम जो है अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर में आज जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उन पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे हम। क्यों है ये बताओ। तो फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा रिवीजन रिवीजन खेलते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जो है इस क्लास को जो है शुरू करेंगे। पहले रिवीजन और उसके बाद जो है शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अरे बेटा मेरे बहुत बढ़िया हाल है, बहुत ही बढ़िया हाल है, बहुत ही बढ़िया हाल है मेरे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन। चले चले चले, जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से फटाफट से। हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है, बहुत हो गया। चलो एक काम करते हैं भाई, कल जो मैंने पढ़ाया था वो तुम्हें समझ में आया था, जल्दी से बताओ फटाफट से। कल जो मैंने पढ़ाया था, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज, जिनकी आज पहली क्लास होगी। इन बच्चों से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी पहली क्लास है तो भैया आज तुम्हें जो है थोड़ा सा कम समझ में आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ऑलरेडी मैंने आधा करवा दिया, आधा चैप्टर बचा हुआ है। इस चैप्टर को हम आज करेंगे, ठीक है। चले तो एक काम करो, सारे बच्चे थम्स अप दे दो जल्दी से। और इसी के साथ हम जो है एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, इसी थम्स अप के साथ में हम जो है अपनी इस प्यारी सी क्लास को जो है शुरू कर लेते हैं जल्दी से। क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो भैया हमने कल एक जो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जो है इसको हमने शुरू किया। अगर मैं इस खूबसूरत चैप्टर की बात करूं तो इसका नाम था आधुनिक विश्व के चरवाहे। मैंने आपको कल बताया था कि इन किस तरीके से ये जो अध्याय है इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली आप देखोगे, मैंने आपको बताया था परिचय की अगर हम बात करें, अगर मैं परिचय की बात करता हूं तो परिचय में मैंने आपको यही बताया था कि किस तरीके से आप देखोगे। तो भाई हाँ, तो किस तरीके से आप देखोगे, किस तरीके से हम यहां पर घुमत्तू चरवाहों के बारे में बात कर रहे थे। ये वो लोग थे जो एक जगह नहीं टिकते थे। ये क्या थे, एक जगह स्थायी रूप से नहीं टिकते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। जहां इनको चारागाह दिखता था, जहां इनको बड़े बड़े घास के मैदान दिखते थे, जहां इनको चारागाह दिखता था, जहां इनको बड़े बड़े घास के मैदान दिखते थे, वहां ये क्या किया करते थे, वहां ये अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को लेके चले जाया करते थे। क्लियर हुआ ना, इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। हाँ, तो ये कल हम इसकी बात कर रहे थे। हमारे घुमत्तू चरवाहे कौन थे, जो एक जगह स्थायी रूप से नहीं टिका करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्लियर हुआ। ये हमारे कौन थे सर, ये हमारे घुमत्तू चरवाहे थे। ठीक है सर, चलिए ठीक। आप देखोगे आपको अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में ये चरवाहे जो है देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं सर, जो अपने जानवरों के साथ में, आप जानवरों में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। ये भेड़ भी पालते हैं, बकरियां भी पालते हैं, ऊंट भी पालते हैं, भैंसे भी पालते हैं। ये अलग अलग जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए अब यहां पे दिक्कत ये आती है, मैंने आपको बोला था कि जब हम इनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में बहुत कम जानकारी हमें देखने को मिलती है। ये मैंने आपको कल बताया था कि जब आप इनका इतिहास पढ़ते हो तो इनके बारे में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। इनका इतिहास जो है एक तरीके से आप देखोगे, एक तरीके से इनका इतिहास कहीं ना कहीं खो चुका है। इनके इतिहास के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इनके अगर इतिहास के बारे में बात करें, इनके हम अगर अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो आप देखोगे तो आपको, है ना, ज्यादातर आपको सारी जो चीजें हैं खेती के बारे में, उद्योगों के बारे में, अलग अलग राजा राजाओं की कहानियों की, राजा रानियों की कहानियों के बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन आप देखोगे ना, कभी आपको इन लोगों का जिक्र बहुत बहुत ही कम जो है देखने को मिलता है ना। कुछ ही आपको जगह पर जो है इनका जिक्र जो है इतिहास में देखने को मिलता है। तो अब हम जो है इन पर ही चर्चा करेंगे कि भाई इनका जीवन कैसा हुआ करता था, और इनका जीवन जो है किस तरीके से आगे बढ़ता था, और किस तरीके से जब उपनिवेशवाद हुआ, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया या फिर अलग अलग देशों को गुलाम बनाया, तो इन चरवाहों की क्या हालत हुई,
इनकी आजीविका पर क्या असर पड़ा, ये हम पूरे चैप्टर में जान रहे थे। स्टार्टिंग हमने की थी जम्मू कश्मीर के जो गुर्जर बकरवाल जो समुदाय हैं इनकी हमने बात की, और मैंने इनको बताया कि किस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये जो लोग होते हैं वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में रहते हैं, और ये कहां पर रहते हैं, तो जंगल के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर रहते हैं। इनका क्या होता है, आपको एक तो इनका एक तरीके से आपको मौसमी चक्र देखने को मिलता है, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है। तो जैसे मौसम की तरह तुम भी बदलते ना जाओगे, वैसे ही ये भी मौसम के हिसाब से आप देखोगे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। मैंने आपको बताया था जब गर्मियां आती हैं तो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ऊपर इनको बड़े बड़े घास के मैदान मिलते हैं, बरसात के टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर ऊपर रहते हैं। जब सर्दियां आने वाली होती हैं यानी कि अक्टूबर के टाइम पर ये नीचे की तरफ शिवालिक की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं या फिर शिवालिक के नीचे उतरते हैं, जो हमें हिस्सा मिलता है इसको हम बाबर बोलते हैं, वहां ये लोग आ जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो पूरे साल चलता रहता है, हर साल यही होता है। इनको मेन क्यों चाहिए, क्या चाहिए इनको, ये घूमते क्यों है, ये एक जगह स्थायी रूप से रहते क्यों नहीं है, क्योंकि जहां घास के बड़े बड़े मैदान मिलेंगे वहां आपको ये देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया था भैया जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के बारे में, उसके बाद मैंने हिमाचल के जो समुदाय हैं अलग अलग गद्दीस के बारे में मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से ये लोग पहाड़ों पे चलते रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, फिर मैंने आपको बताया था पूर्व में गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुर्जर है उनके बारे में। ये भी कहां से आए थे, इनमें से कुछ समुदाय जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर से होता हुआ यूपी से होता हुआ पूरा उत्तराखंड की तरफ चला गया था, तो ये आपके उत्तराखंड में मिलते हैं, है ना। ये सारी जो चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा फिर मैंने आपको अलग अलग जो इलाके हमारे पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहां पर जो भी समुदाय रहते हैं अलग अलग, इनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कि मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में आप देखोगे 20वीं शताब्दी में लगभग 4,67,000 जो समुदाय थे, इन समुदाय के जो लोग हैं वो रहा करते थे। आप देखोगे कि ये लोग क्या करते थे, तो भैया ये महाराष्ट्र के जो पठारी क्षेत्र है, जो सूखा क्षेत्र है, वहां पर रहते थे। मानसून में ये अपनी एक तरीके से मानसून क्षेत्र में वहां पर चले जाते थे। जब सर्दियों का टाइम आता था तो ये लोग एक आप देखोगे कि तटीय क्षेत्र की तरफ चले जाया करते थे, है ना। यहां पर आपको धंगर वगैरह बहुत सारे देखने को मिलते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग किसानों के लिए काम भी कर दिया करते थे, और आप देखोगे गोबर वगैरह भी बेचते थे। उसके बदले ये लोग अनाज या फिर चावल वगैरह ले लिया करते थे। ऐसी मैंने फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात की तो यहां पर भी आपको अलग अलग समुदाय देखने को मिलता है। यहां पे गोल्ला समुदाय के बारे में मैंने आपको बात की थी, गोल्ला की बात की थी मैंने, कुरुबा और कुरुमा की बात की थी मैंने आपको, है ना। फिर आप देखोगे आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी आपको अलग अलग समुदाय देखने को मिलते हैं, है ना, बंजारी समुदाय देखने को मिलते हैं। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर समुदाय है, इसको बोलता है रायका, ये आपको देखने को मिल जाता है। ये भी सूखे क्षेत्र में रहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको बताया था किस तरीके से उपनिवेशिक शासन और चरवाहा का जीवन कैसा रहा, यानी कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने किस किस तरीके से आप देखोगे किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार किया, और जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो किस तरीके से आप देखोगे जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो किस तरीके से ये बेचारे जो चारागाह जो थे इनके जीवन पर क्या असर पड़ा। तो ये मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, जहां पहले बड़े बड़े घास के मैदान हुआ करते थे वहां पर अब इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, और ये जो जितने भी हमारे चरवाहे जो थे इनको बाहर खदेड़ दिया, घुमत्तू लोग जो थे इनको भगा दिया, है ना, इनको इन्हीं की जमीन से जो भगा दिया जहां पर ये अपने मवेशियों को चरवाए करते थे। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इनकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे अच्छा खासा जो है इनके जीवन पर असर देखने को मिला। ठीक है, क्लियर हुआ। चले तो इसी के साथ हमारा जो रिवीजन है वो पूरा हुआ। अब हम जो है थोड़े से नए टॉपिक्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं, नए टॉपिक्स के बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, बताइए फटाफट से, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। हाँ, तो ये हमारा रिवीजन पूरा हो गया, पूरा रिवीजन हो गया। और हाँ, अब थोड़ा सा आज मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तुम्हें। क्यों ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा आज मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब अगली क्लास में ना इस चैप्टर को हम खींचेंगे नहीं, ये चैप्टर मतलब आज कंप्लीट करना है, तो मतलब आज करना है, बात खत्म। आज ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा जी, है ना, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कंप्लीट करना पड़ेगा मतलब। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं किसकी भाई, तो अगर मैं बात करूं हाँ, ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, तो एक काम करो, सारे बच्चे मुझे थम्सअप दे दो, और थम्सअप के साथ में हम आज के जो नए टॉपिक्स हैं उनको शुरू कर लेते हैं। हमारा पूरा रिवीजन वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो चुका है। कोई बात नहीं समझ में आया तो अपनी बुद्धि में जो ये भूस भरा हुआ है इसको निकालो, थोड़ा सा अपनी विवेक का इस्तेमाल करो, कान खुले रखो। ये जो चैट में लड़कियों से चटाते रहते हो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा लेक्चर देख लेना, या फिर किसी और टीचर से पढ़ लो जो अच्छा पढ़ा देता हो। ये मेरा बेस्ट है भाई, इससे अच्छा मैं पढ़ा ही नहीं पाता भाई, सीरियसली इससे अच्छा मैं नहीं पढ़ा पाता, आता ही नहीं है पढ़ाना मेरे को इससे अच्छा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो मैं यार कहीं और देखना पड़ेगा, फिर तो कोई दूसरा वो रास्ता नहीं है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
चलिए अब थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, कल का हमने रिवीजन कर लिया है, अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हमारा टॉपिक कहां पर था, थोड़ा सा ना कनेक्ट कर रखना, कनेक्शन बनाए रखना, कनेक्शन बनाए रखना थोड़ा सा। हमने कल किस टॉपिक के बारे में बात किया कि किस तरीके से जो उपनिवेशिक शासन आया, जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने हर हर तबके को परेशान किया, हर समुदाय को परेशान किया, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मध्यम वर्ग, सबको परेशान किया। और आप देखोगे उनकी परेशानी का शिकार ये जो अंग्रेज जो थे इनका शिकार कौन बने, ये घुमत्तू लोग भी इनका शिकार बने। अब ये घुमत्तू लोगों की आजीविका किस पर निर्भर थी सर, जानवरों पर। जानवर किस पर जिएंगे, घास पर। घास के जब मैदान ही नहीं बचेंगे तो बेचारे घुमत्तू लोग कहां जाएंगे, क्या बताओ, घुमत्तू लोग कहां जाएंगे जब घास के मैदान ही नहीं बचेंगे। जब घास के मैदान ही नहीं होंगे तो क्या होगा फिर, तुम बताओ। अब जैसे जहां पहले घास के मैदान हुआ करते थे वहां अंग्रेजों ने अपना डेरा डाल लिया, बड़े बड़े घास के मैदान खाली करवा दिए, बहुत सारे गांव के लोगों को दे दिया, मुखिया बना दिया उनको, और इन लोगों को बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। अब बेचारे क्या करेंगे, अलग अलग तरह के कर लगा दिए इन पर। मतलब परेशानी जो है इनकी तरफ से चारों तरफ से आ रही है, अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं इनको, बहुत ही ज्यादा जो अंग्रेजों को द्वारा ये परेशान किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं 19वीं सदी के मध्य की, 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने क्या किया भाई, अंग्रेज बहुत शैतान थे। अंग्रेजों ने किया ये कि अंग्रेजों ने बहुत जगह पर, बहुत सारी जगह पर यहां पर वनों से संबंधित अधिनियम पारित कर दिए थे। मतलब ये अब अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने हमारे देश में जितने भी जंगल हैं, ज्यादातर जंगलों में आप देखोगे अपने अपने अलग अलग वन अधिनियमों को लागू कर दिया था। मतलब जो है कि यहां पर वनों से संबंधित कानूनों को लागू कर दिया था। यानी कि अब ऐसा होगा कि अब तुम्हें वनों में जाना है, अब तुम्हें अपने जानवरों को ले जाना है तो तुम्हें परमिशन के बिना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, आप वहां पर किसी भी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग अधिनियमों को जब लागू कर दिया अंग्रेजों ने तो अब क्या होगा, अब वो जो संपत्ति है वो अंग्रेजों की हो चुकी है, अब वहां पर अंग्रेजों के इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 19वीं सदी के मध्य तक बहुत सारे जो कानून थे वनों से संबंधित वो पारित कर दिए थे। इसमें आप देखोगे कई सारे जो जंगल है इन्होंने क्या कर दिया, कई सारे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। अब याद करो वन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। मैंने बताया था आपको, याद करो, आरक्षित वन, रक्षित वन। आरक्षित वन कौन से वन होते हैं, इनको सरकार जो होती है वो सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। जिन वनों को सरकार सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है ऐसे वनों को हम क्या बोलते हैं सर, तो ऐसे वनों को हम आरक्षित वन बोलते हैं। याद रखना इन वनों में किसी को जाने की परमिशन नहीं होती। अब सोच के देखो, ये तो अंग्रेजों ने लागू किया है ना, अब बेचारे ये चरवाहे हैं, आदिवासी हैं, ये तो बहुत पहले से रह रहे थे यहां पर, ये तो बहुत पहले से रह रहे थे यहां पर। अब इनको क्या पता कि भाई ये कानून जो है इस कानून की वजह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इन जंगलों में कौन रहा करते थे पहले, ये अलग अलग जो समुदाय हैं, घुमत्तू समुदाय हैं, अलग अलग आदिवासी जो है वो इन वनों में रहा करते थे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी सर, अब तुम जब किसी को किसी के घर से निकाल दोगे तो किसको दिक्कत होगी, तुम बताओ। तुम्हारा घर जहां तुम बहुत पहले से रह रहे हो, कल को कोई आए बोले कि देखो खाली करो खाली करो, चुप चुप, कैसा लगेगा तुम्हें, कैसा लगेगा तुम्हें। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था, क्योंकि जंगल यहां पर आप देखोगे अंग्रेजों ने काफी सारे वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। आरक्षित वन का मतलब क्या हुआ, ये वो वन होते हैं जिनको अंग्रेज जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो भी आने जाने से संबंधित गतिविधियां होती हैं उन सब पर रोक लगा दी जाती है, कोई भी बिना परमिशन के इन जंगलों में नहीं जा सकता। आप देखोगे इनको एक तरीके से, आप देखोगे कई सारे जो जंगल थे इनको आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, जहां आप देखोगे आपको देवदार और साल जैसे कीमती लकड़ी मिलती थी। अब इन देवदार के, साल के जो पेड़ होते हैं इनसे जहाज बनाए जाते थे, है ना, जो रेलवे का स्लीपर होता था वो बनाया जाता था, ईंधन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो इनसे, इन देवदार और साल के पेड़ों की लकड़ियों से अलग अलग चीजें बनाई जाती थी। याद रखना, ये जो रेगुलेशन लगाई थी अंग्रेजों ने, ये जो अलग अलग नियम लागू किए थे, ये खुद पर लागू नहीं होते थे, उनके खुद पर तो कोई जोर नहीं था, खुद तो जा रहे हैं भैया जंगलों में, देवदार के पेड़ों को काटा जा रहा है, साल के पेड़ों को काटा जा रहा है भैया, है ना, और पेड़ों को काट कर इनकी लकड़ी को अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, इनका निर्यात किया जा रहा है। लेकिन कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई भी एक तरीके से आप देखोगे ना ही कोई आदिवासी समुदाय, ना ही कोई घुमत्तू समुदाय, ना ही कोई अन्य समुदाय जो है जंगलों में आ सकता है। सर क्लियर हुआ। चलिए अब इन जंगलों की हम बात करें। इन जंगलों में अब क्या हुआ, पहले जहां चरवाहे जो होते थे ये अपने मवेशियों को लेके आ सकते थे, लेकिन अब जो है इन पर भी आप देखोगे पाबंदी लगा दी गई। आप देखोगे इन सारे के सारे चरवाहों पर क्या किया गया सर, अब ये जो है जंगलों में एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है सर। अच्छा, जिन वनों को संरक्षित घोषित किया था, इन जंगलों में इन्होंने क्या किया, बंदिशों के साथ चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार दिए। अब समझो यहां पे, अब अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है ऐसे तो काम नहीं चलेगा,
बहुत सारी बंदिशें लगा दी। बंदिशों का मतलब यह है कि बहुत सारी रोक लगा दी, और यहां पर कुछ कुछ परंपरागत अधिकार दिए इन्होंने। और यहां पर कैसे अधिकार दिए, तो आप देखोगे जंगलों में दाखिल होने के लिए आप इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एक परमिट लेना होगा। एक निश्चित इलाके में ही अपने जानवरों को चरा सकते हैं। ये बहुत बड़े इलाकों में अपने जानवरों को नहीं चरा सकते, एक निश्चित इलाकों में जो है अपने जानवरों को चरा सकते हैं। बिना परमिट के इनको किसी भी जंगल में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहली बात तो जंगल के किसी भी, है ना, किसी भी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाओगे पेड़ वेड़ नहीं काटने देंगे, किसी भी जंगल में कोई औषधि है उसका उपयोग नहीं करने देंगे, लोग कुछ नहीं करने देंगे। अगर परमिशन मिली भी है तो कुछ सीमित वजहों से मिली है। आप देखोगे आपको जंगल के लिए परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लेने के बाद भी आप जंगल में हर जगह नहीं घूम सकते, एक निश्चित इलाके में ही घूम सकते हो। क्लियर हुआ ना? चलिए आप देखोगे हां, वापसी पहले से तय होती थी कि भैया कब आना है और कब जाना है, ये तय होगी, पहले से वापसी तय होगी। मतलब ये जो हमारे लोग हैं, घुमत्तू लोग हैं, ये कब जंगल में एंट्री लेंगे, कब जंगल से एग्जिट लेंगे, ये भी सब जो परमिट पर लिखा होता था। इस समय आप देखोगे सीमा का उल्लंघन, अगर मान के चलो कि अंग्रेजों ने बोला है कि देखो ऐसा है कि तुम अपने मवेशियों को इतने इलाकों में ले जा सकते हो, इससे बाहर मत जाना, उधर साइड मत जाना जहां साल के टीक के पेड़ है। अगर मान के चलो ये जो लोग हैं ये खुद चले गए इस इलाके में जहां पर अंग्रेजों ने मना किया है, तो फिर क्या किया जाएगा, उन पर जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब आप देखोगे कि अगर सीमा उल्लंघन करने पर इन पर जो है जुर्माना भी लगाया जाता था। तो एक तरीके से आप देखोगे अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रतिबंध जो है वो इन पर लगा दिए थे। किस पर लगा दिए थे? घुमत्तू लोगों पर। क्लियर हुआ? चलिए, अंग्रेज अफसर घुमत्तू लोगों को एक तरीके से कैसे देखते थे सर? शक की नजर से देखते थे। उनको लगता था ये जो घुमत्तू लोग हैं ये क्या है सर? अपराधी हैं सर, ये जो है एक तरीके से, है ना, क्योंकि देखो अंग्रेज जो थे बहुत ज्यादा क्या थे सर, बहुत ज्यादा नस्ल भेदी थे वो, है ना, नस्ल के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया करते थे अंग्रेज लोग, बहुत ज्यादा थे ये लोग। ये तो फिर भी बहुत गए गुजरे हैं, जैसा आप देखोगे अच्छे खासे जो लोग थे उनको भी एक तरीके से नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों की मैं बात करूं तो अंग्रेज इन लोगों को थोड़ा सा वैसी नजर से देखते थे कि भैया यार ये तो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, है ना, ये जानवर वगैरह चराते हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, गंदगी में रहते हैं। तो अंग्रेज इनको ऐसे अपराध की नजर से देखते थे, अपराध की दृष्टि से देखते थे कि ये जो लोग हैं चोरी वोरी कर लेंगे, किसी को मार मूर देंगे। तो ऐसी दृष्टि से जो है अंग्रेज इनको देखा करते थे, जो कि बहुत गलत था। इनको एक तरीके से अपराधी की दृष्टि से जो है देखा जाया करता था। ठीक है सर, बहुत ही, यानी कि अंग्रेजों की नजर में इनकी जो इमेज थी बहुत खराब थी अंग्रेजों के लिए। आप देखोगे जबकि मैं ग्रामीण जनता की बात करूं, इनको कैसा बोला जाता था? ग्रामीण जनता को एक तरीके से शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला बोला जाता था। अब समझो यहां पे इनको कैसा बोला जा रहा है कि भैया ये गंवार लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल जंगली टाइप के लोग हैं, ये किसी भी कानून को मानते नहीं है और ये अपराध कर सकते हैं, इन पर कड़ी नजर रखो। वहीं जो गांव के देहात के जो लोग हैं इनको क्या बोला जाता था? इनको एक तरीके से शांतिप्रिय बोला जाता था, कानून का पालन करने वाला बोला जाता था। क्योंकि इन लोगों की आबादी की पहचान करना, उनकी रिहायश और खेतों पर उनके अधिकार और उन पर नियंत्रण रखना ज्यादा आसान होता था। समझो थोड़ा सा, अब यहां पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? गांव के लोगों को इतना शांतिप्रिय क्यों बोला जा रहा है? गांव के लोगों को इतना शांतिप्रिय क्यों बोला जा रहा है? अंग्रेज तो बहुत अच्छे थे, अरे नहीं वे अच्छे नहीं थे, वो इसलिए बोला जा रहा है गांव के लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला इसलिए बोला जा रहा है कि गांव के लोग एक स्थायी रूप में रहते हैं। समझो थोड़ा सा, क्योंकि इन लोगों की आबादी जो है इनको आप ठीक से पहचान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सर्दियों में यहां पर है तो गर्मियों में वहां पर होंगे, इनके ठिकाने बदलते नहीं है। घुमत्तू लोगों के तो ठिकाने बदलते रहते हैं, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं इनके ठिकाने कहां बदलते हैं? उनकी जो पूरा जो इलाका होता है ना, उनके जो खेत होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं, उनके गांव एक ही जगह पर रहते हैं, जहां वो पैदा हुए वहीं वो मर जाएंगे। तो होता यह था कि इनसे कर वसूलना बहुत आसान हुआ करता था। तो इसलिए अंग्रेज को ये लोग बहुत अच्छे लगते थे कि जो स्थायी रूप से गांव में रह रहे हैं उनकी पहचान करना बहुत आसान है ना, उनकी खेतों की पहचान करना, उनके जो अधिकार है ना, उन पर नियंत्रण रखना बहुत आसान होता था। क्यों आसान होता था? क्योंकि ये लोग एक जगह पर रहते थे, ये घुमत्तू लोगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते थे। तो इनको अंग्रेज बहुत अच्छा मानते थे। ठीक है सर, अगर मैं 1871 की बात करूं, 1871 में जो ये उपनिवेशिक जो अंग्रेजों की सरकार थी, इसने क्या किया? इसने अपराधी जनजातियों की पूरी एक लिस्ट बना दी, है ना, अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इसमें क्या हुआ सर? ये जो कानून, देखो अधिनियम का मतलब क्या होता है? अधिनियम का मतलब होता है कानून। अधिनियम का मतलब क्या होता है? अधिनियम का मतलब होता है कानून। तो ये जो कानून पास किया अंग्रेजों ने, ये क्यों पास किया गया भाई? ये इन जनजातियों के लिए पास किया। अब इस कानून के तहत आप देखोगे जितने भी हमारे दस्तकार थे, व्यापारी थे और चरवाहे जो थे, इनके बहुत सारे जो समुदाय हैं, जो थोड़ा बहुत व्यापार करते थे, जंगलों में रहते थे, जिनके अलग अलग समुदाय थे, आप देखोगे इनके बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में डाल दिया। एक लिस्ट बना दी, एक सूची बनाई इन्होंने, और इनके बहुत सारे जो समुदाय थे उनको इस सूची में, इस आपराधिक सूची में डाल दिया कि ये इन लोगों पर नजर रखनी है।
ये लोग बहुत ज्यादा अपराध करते हैं और कोई भी कुछ करे तो सीधा मार दो इनको, ऐसा हुआ होता था इनको। जो भी इस सूची में आया करते थे उनको एक तरीके से शक की नजर से देखा जाता था, उनको एक तरीके से अपराधी की नजर से देखा जाता था। अच्छा, आप देखोगे ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया गया। यानी कि अब देखो क्या हुआ, इन लोगों ने कानून पारित कर दिया। कानून कौन सा था सर? जनजाति अधिनियम पारित किया उन्होंने। इस कानून के तहत आप देखोगे इन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट में आप देखोगे जितने भी हमारे दस्तकार हैं, है ना, जितने भी व्यापारी हैं, चरवाहे हैं, इनके कुछ समुदाय जो थे उनको एक तरीके से आपराधिक सूची में डाल दिया कि ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा अपराध करते हैं, है ना। ठीक है सर। अब फिर क्या बोला गया, जब इनकी सूची बना ली गई, इनसे बोला कि देखो ऐसा है कि तुम किसी एक तरीके से जो अधिसूचित गांव, यानी कि जहां पर कोई रहता नहीं है, जो बहुत ही भीड़ में है ना, कोई बस्ती जो है वहां पर जाके बस जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? जहां पर कोई खेत वेत नहीं है, जहां पर कोई संसाधन नहीं है, वहां इनको बसने का हुक्म दिया। और इनको बोला गया उनकी बिना परमिट, याद रखना, इनको अब क्या लेना पड़ेगा, इनको परमिट लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें आसपास के इलाकों में आवाजाही करनी है तो उसके लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम्हें घूमना है तो तुम्हें परमिट लेना पड़ेगा, बिना परमिट के आवाजाही पर इनकी रोक लगा दी गई, है ना। जो गांव के आसपास की पुलिस थी, ग्राम पुलिस, उन पर जो हमेशा नजर रखा करती थी, इनको शक की नजर से जो है देखा जाता था, इनको शक की नजर से देखा जाता था। गांव के आसपास की जो पुलिस है वो इन पर जो है नजर रखा करती थी। तो ये आपको समझ में आया, ये जो पूरा मैंने पढ़ाया आपको, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, ये चीजें क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताइए, फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर होगी? क्लियर होगी ना? चलिए सर, दस्तकार, अरे दस्तकार वो लोग होते हैं जो हाथों से अपनी अलग अलग कला आकृतियां वगैरह है ना बनाते हैं, शिल्पें वगैरह बनाते हैं, जो हाथों से अलग अलग चीजें बनाते हैं ना, मिट्टी की चीजें बनाते हैं, सजावट की चीजें बनाते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। जो दस्तकार का मतलब होता है हाथों की कारीगरी, जो हाथों के कारीगर होते हैं उनको दस्तकार बोल देते हैं। इनके भी कई कई समुदाय थे। तो आप देखोगे चरवाओं के कई सारे समुदाय हो गए, है ना, कई सारे अलग अलग व्यापारियों की समुदाय हो गए, इनको अपराधी वाली लिस्ट में डाल दिया गया, उनको बोला गया कि एक जगह जाके बच जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बढ़ते हैं सर, आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे आगे यहां पर आता है कि भैया उपनिवेशिक शासन और चरवाही की जीवन के हम आगे बात करें, है ना, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आप देखोगे अंग्रेजों ने क्या किया। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त के चीजों और मवेशियों पर टैक्स लगना शुरू कर दिया। आप समझो यहां पे कितने चालाक हैं लोग, ये लोग बहुत चालाक हैं। अंग्रेजों को क्या चाहिए था भाई? अंग्रेजों को चाहिए था पैसा। अब पैसा कैसे बढ़ेगा? ये पैसा कैसे बढ़ेगा भाई? अरे भैया ये बताओ पैसा कैसे बढ़ेगा? पैसे की अगर मैं बात करूं, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया भैया, तो आप देखोगे जितनी भी जमीनें थी, नहर का पानी जो अंग्रेज देते थे सिंचाई के लिए, नमक तक को नहीं छोड़ा भैया इनने, नमक तक को नहीं छोड़ा। जो भी खरीद फरोख्त यानी कि जो खरीद और बिक्री वाली जो चीजें हैं, मवेशियों तक पर जो है यहां पर टैक्स लगा दिया, मवेशियों तक पर जो है यहां पर टैक्स लगा दिया गया। हर चीज पर जो अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे। अगर मैं 19वीं सदी की बात करूं तो 19वीं सदी के मध्य से देश के ज्यादातर जो चरवाहे जो थे, चरवाही इलाके जो थे, इनमें से चरवाही टैक्स लागू किया गया। समझो, अब अंग्रेज कह रहे हैं कि ठीक है चरवाओ, तुम जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े चारागाह जो हैं, इनमें तुम क्या कर सकते हो, इनमें तुम जो एक तरीके से अपने मवेशियों को चरवा सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे चरवाही टैक्स लागू कर दिया, मतलब तुम्हें अपने मवेशियों को चरवाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जितने भी इलाके थे जहां पर ये लोग अपने मवेशियों को ले जाया करते थे, वहां पर इन्होंने एक तरीके से आप देखोगे कि चरवाही टैक्स लगा दिया। यानी कि अब यहां पर तुम्हें अपने पशुओं को चराने के लिए क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। 1850 से 1880 के दशक में क्या हुआ, अंग्रेज नहीं करेंगे। अब इस काम को ठेकेदारों को दे दिया गया। अब ये काम कैसा काम था, अब सुनो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे बोला गया देखो ऐसा है, ठेकेदारों से बोला गया कि तुम्हें इतना टैक्स जो है वसूल के हमें देना है। यहां पर क्या है सर, यहां पर अंग्रेज हैं, यहां पर अंग्रेज हैं, अंग्रेज हैं, ठेकेदार है, और यहां पर समुदाय है, समुदाय के लोग हैं। अब क्या है कि अंग्रेज जो होंगे वो डायरेक्टली समुदाय से डील नहीं करेंगे। अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज बोलेंगे इस ठेकेदार से कि भैया एक काम कर कि तू इनसे टैक्स लेगा और हमें चाहिए 100 रुपया दिन का। मान के चलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 100 रुपया चाहिए। अब ठेकेदार क्या करता था, ठेकेदार को खुद पैसे कमाने होते थे, तो ठेकेदार कोशिश करता था कि इस 100 रुपए से कई गुना ज्यादा टैक्स जो है ठेकेदार इनसे वसूले। ठेकेदार लालची हुआ करते थे, ये क्या करते थे भाई, ये ज्यादा से ज्यादा समुदाय से टैक्स वसूलने की कोशिश किया करते थे।
और अंग्रेजों को जो दे दिया 100 रुपया, उसके बाद जो बचा वो सीधा ठेकेदार की जेब में जाता था। तो ऐसा कुछ सिस्टम जो इन्होंने लागू किया। तो आप देखोगे ठेकेदार को सौंप दिया गया ये काम जो था टैक्स वसूली का, ये ठेकेदार को सौंप दिया गया। वो साल भर में क्या करता था, साल भर में आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए आप देखोगे जितना चाहे उतना टैक्स लगाता था। कि सरकार ने बोला हमें 100 रुपया चाहिए, ये 300 रुपया टैक्स लगा रहा है, क्योंकि बाकी के बचे हुए 200 रुपए किसके पास जाएंगे भाई, वो ठेकेदार की जेब में जाएंगे। इससे किसका नुकसान हो रहा था भाई, तो यहां पर चरवाहों का बहुत नुकसान हो रहा था। 1880 के दशक तक आते आते आप देखोगे सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपने जितने भी ये जो ठेकेदार थे इनके माध्यम से सीधे चरवाहों से क्या किया, सीधे जो है अपने चरवाहों से कर वसूलने मैं कह रहा हूं यहां पे, हाँ, कारिंदे को मतलब क्या होता है कि इनके जो ऑफिसर्स थे, मतलब 1880 में नियम बदल गया। 1880 में आप देखोगे कि अब ये ठेकेदार नहीं थे, अब क्या कर रही है, अब अंग्रेजी सरकार जो है अपने जो कारिंदो मतलब जो भी इनके लिए काम करते हैं, इनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, इनके माध्यम से सीधे चरवाहों से जो है टैक्स वसूल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ठेकेदार थे ये बड़े शैतान थे, है ना, ये मनमानी ढंग से टैक्स ले रहे थे, इससे दिक्कत हो रही थी, अंग्रेजों के पास भी मुनाफा नहीं जा रहा था। 1880 के दशक में आप देखोगे अंग्रेज जो है सीधे अपने ऑफिसर जो होते हैं इनके, सीधे अपने ऑफिसर्स की मदद से जो आप देखोगे अपने चरवाहों से क्या करते थे सर, अपने चरवाहों से टैक्स वसूलते थे। टैक्स किस चीज का, तो भैया मवेशियों का टैक्स अलग देना पड़ेगा, चरवाने का टैक्स अलग देना पड़ेगा, हर चीज का जो टैक्स है अंग्रेज वसूला करते थे। अब आप देखोगे अब किसी भी चारागाह में, यानी कि किसी भी घास के बड़े बड़े मैदान में दाखिल होने के लिए क्या करना पड़ता था भैया, तो आप देखोगे इनको पहले पास या फिर परमिट दिखाना पड़ता था, उसके बाद जो एक तरीके से पास दिखाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद जो है इनको एंट्री मिलेगी। तो समझो यहां पे कि जितने भी चारागाह जो है, जितने भी बड़े बड़े घास के मैदान हैं, तो आप देखोगे इनमें ऐसे आपको एंट्री नहीं मिल सकती, आप पहले टैक्स दोगे उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये टॉपिक खत्म हुआ, अब हम अगले टॉपिक को जो है शुरू कर लेते हैं सर, अगले टॉपिक को जो हम शुरू कर लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, घुमत्तू चरवाई। घुमत्तू चरवाई की हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे अलग अलग चीजों के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, अब यहां पर देखो, समझो, अब तक यहां पर हमने पूरी सिचुएशन बता दी आपको कि अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं, अंग्रेज जो है वो चरवाहों के साथ में क्या क्या कर रहे हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे सर, घुमत्तू चरवाई में अगला जो टॉपिक है। अब यहां पर अगला टॉपिक क्या आ रहा है, अगला टॉपिक यह आ रहा है सर कि किस तरीके से चारागाहों की जिंदगी पर जो चरवाहे जो थे इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। समझ में आया, इनकी अब ये सारी जो चेंजेस हो रहे थे, सारे जो बदलाव हो रहे थे, इससे इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। सरकार ने क्या किया, सरकार ने तो इनकी भाई एकदम, है ना, वाट लगा रखी थी। अब हुआ ये कि सरकार द्वारा चारागाहों को खेतों में बदलने के कारण चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका बहुत कम हो गया था। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो चारागाहों का इलाका जो था, बड़े बड़े जो घास के मैदान थे, इनको अंग्रेजों ने खेती में तब्दील कर दिया था, कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया था। अच्छा, जंगलों का आरक्षण कर दिया था, मैंने बताया था, जंगलों को आरक्षित वनों में घोषित कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ, जंगलों को जब अंग्रेजों ने आरक्षित वन घोषित कर दिया, तो जितने भी हमारे बेचारे गडरिये समुदाय के लोग थे, जितने भी पशुपालक जो थे, अब वो अपने मवेशियों को जंगल में आजादी से नहीं चरा सकते थे। अब तुम्हें जंगल में जाना तो पड़ेगा, तुम्हें परमिट लेके जाना पड़ेगा, और परमिट लेने के बाद भी तुम्हें एक क्षेत्र दिया जाएगा, उस क्षेत्र के अंदर ही तुम्हें जो है अपने पशुओं को रखना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, बचे कुछ जो चारागाह जो थे, इनमें जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि भैया देखो जानवर बहुत ज्यादा थे। चारागाह यानी कि जो खेत हैं बड़े बड़े हमारे घास के, ये मैदान बहुत छोटे हैं, और चारागाह जो है बहुत छोटे, चारागाह के जो साइज वो छोटे हो चुके हैं। जानवर क्या हो चुके हैं सर, जानवर अब ज्यादा हो चुके हैं, जानवरों की तादाद ज्यादा होने लगी है, और चारागाह बचे नहीं है। अब क्या हुआ, अब चारागाहों के जो है बेहिसाब इस्तेमाल से आप देखोगे चारागाहों पर स्तर गिरने लगा। यानी कि समझो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि आधी तो वैसे भी जमीन कौन खा गया, आधी जमीन तो वैसे भी अंग्रेज खा गए, बाकी की बची कुची जो हमारे बड़े बड़े खेत थे, बड़े बड़े जो घास के मैदान थे, है ना, अब ये आप देखोगे क्योंकि यहां पर मवेशियों की तादाद बढ़ रही थी, तो अब घास के मैदान भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि कम घास के मैदान बचे हुए थे। समझो यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है घास की, क्योंकि जानवर बढ़ते जा रहे हैं। जानवर जब बढ़ते जा रहे हैं भाई, अब इनका पेट कौन भरेगा, घास भरेगी। अब घास के मैदान बहुत कम बचे हुए हैं, और जितनी घास है उतनी जो है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मजबूरी में आकर आप देखोगे कि कुछ जो चरवाहे जो थे, इन्होंने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। कुछ जो बहुत बड़े बड़े चरवाहे जो थे, अलग अलग समुदाय से जो आया करते थे, इन्होंने अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। क्यों कम कर दी, क्योंकि अब इन जानवरों को खिलाएंगे क्या, खिलाने के लिए घास होनी चाहिए, घास तो है नहीं हमारे पास। अब ये लोग क्या करने लगे, अब ये लोग बेचारे फिर से जो है नए नए, है ना, नए नए
चारागाह ढूंढने लगे, मतलब नए नए बड़े बड़े जो मैदान है घास के ढूंढने लगे, लेकिन घास के मैदान सारे ही समाप्त हो चुके थे ज्यादातर। जैसे आप देखोगे यहां पे उदाहरण दिया गया है ऊंट और भेड़। ऊंट और भेड़ जो पालते थे, कौन पालता था याद करो, ऊंट और भेड़ कौन पालता था, रायका, जो कि कहां पर मिलता था, रायका जो है समुदाय कहां मिलता था याद करो, राजस्थान में। तो ऊंट और भेड़ की हम बात करें तो रायका समुदाय ने क्या किया, 1947 के बाद हरियाणा के खेतों में जाने लगे। अब ये पहले कहां थे भाई, ये पहले कहां रहते थे भाई, ये पहले रहते थे राजस्थान में। अब धीरे धीरे कहां जाने लगे, तो ये हरियाणा वाले क्षेत्रों में जाने लगे, जहां इन्होंने क्या किया, जहां इन्होंने कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में जो है वे अपनी क्या करते थे, कटाई जो मतलब जब फसल के बाद जो कटाई हो जाती है ना, जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद खेत खाली रह जाते हैं। तो फसल कटाई के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं, वहां पर क्या करते थे भाई, वहां पर जो बची कुची घास होती थी वहां पर अपने मवेशियों को चराया करते थे। साथ में आप देखोगे खेतों को जानवरों के मलमूत्र ऐसे खाद भी मिल जाती थी। तो समझो यहां पे क्या हो रहा है, अब ये किसानों से बात कर लिया करते थे, देखो ऐसा है कि हमारे जानवर खाएंगे तो हगेंगे भी, पॉटी करेंगे, गोबर आएगा, तो एक काम करो कि तुम्हारे जो खाली खेत पड़े हुए हैं उनमें जो भी तुम्हारा जो ये भी जो खल पतवार जो है जो किसी काम की नहीं है उसके हमारे जानवर खा लिया करेंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे खेत भी साफ हो जाएंगे और साथ के साथ तुम्हारे खेतों को गोबर भी मिल जाएगा। ये क्या होता है सर, ये एक तरीके से प्राकृतिक खाद का काम करता है। तो यहां पर यही कर रहे थे कि साथ के साथ खेतों को एक तरीके से खाद भी मिल जाया करती थी और साथ के साथ इनके जानवरों को एक तरीके से घास के मैदान भी मिल जाया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, समय गुजरने के साथ साथ आप देखोगे कुछ चरवाहे जो थे उन्होंने पैसा कमा लिया, कुछ धनी चरवाहे जो थे इन्होंने अपनी जमीन खरीद ली, इन्होंने अपनी जमीन खरीद कर आप देखोगे एक जगह बसने लगे। समझो थोड़ा सा, अब यहां पे क्या हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पहले चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि अब ये जो चरवाहे हैं, जिन समुदायों ने पैसा कमा लिया था, अब इन समुदायों ने क्या किया सर, तो इन समुदायों ने एक तरीके से जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद अब क्या हो गया, अब ये एक तरीके से आप देखोगे एक जगह पर जाकर बस गए। आप देखोगे उनमें से कुछ खेती करने लगे जबकि कुछ जो थे व्यापार करने लगे। समझो थोड़ा सा, अब क्योंकि देखो इनकी जो आजीविका थी वो किस पर निर्भर थी भाई, जानवरों पर। चारागाह खेत बचे नहीं, बड़े बड़े जो घास के मैदान है वो सब तो अंग्रेज ले गए। अब बेचारे क्या करेंगे, अब इन्होंने जो अपना अपना जो पेशा था वो बदल लिया। कहां से होगी, यहां से, ये तो एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ओके थैंक यू, चलो ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, तो धीरे धीरे समय गुजरने लगा, कुछ जो हमारे चारागाह जो थे इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, कुछ ने खेती करनी शुरू कर दी और एक तरीके से अपना पेशा ही बदल लिया। धीरे धीरे आप देखोगे इन्होंने पेशा ही बदल दिया। अच्छा, अब यहां पे सवाल ये आता है, अब यहां पे सवाल क्या था, अब मान के चलो सर, जिनके पास पैसा नहीं था उनने क्या किया, जिनके पास पैसा नहीं था उनने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, तो अलग अलग जो सूदखोर जो होते हैं इनसे ब्याज पर कर्ज ले लिया। मतलब सूदखोर मतलब कौन होते हैं, यानी कि आप देखोगे जो ब्याज पर पैसा देते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्याज खाते हैं, पैसा देके ब्याज खाते हैं, यानी कि जो ब्याज पर पैसा देते हैं उनको एक तरीके से आप देखोगे सूदखोर बोलते हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सूदखोरों से पैसा ले लिया ब्याज पर भाई, और कर्जा लेकर जो अपने दिन काटने लगे। इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में इनके पास अब क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसा लिया करते थे, अब जब टाइम पर पैसा नहीं दे पाते थे तो क्या किया जाता था, इनके पास पैसा तो था नहीं, तो अब जो सूदखोर जो होंगे, जो बड़े बड़े साहूकार जो होंगे, जो इनको पैसा दिया करते थे, वो इनके मवेशियों को ले जाया करते थे। जैसे मान के चलो मैंने किसी से पैसे लिए, अरे भैया अब जब मेरे पे पैसा नहीं है तो क्या होगा, मेरा घर बेच दिया जाएगा, मेरे बर्तन बेच दिए जाएंगे, मेरे मेरे जो मवेशी हैं उनको बेच दिया जाएगा। तो हुआ क्या, इनके पास जो बचे कुछ मवेशी जो थे वो भी इनके हाथ से निकल गए। क्यों, क्योंकि जब ये पैसा नहीं दे पाएंगे इन सूदखोरों को, तो सूदखोर जो होंगे वो क्या करेंगे, वो इनके मवेशी लेके चले जाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर मजबूरी में आके इनको जो है मजदूरी करनी पड़ी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था तो इनको मजदूरी करनी पड़ी। वे छोटे मोटे किसानों के यहां पर एक तरीके से आप देखोगे छोटे मोटे कस्बों में, है ना, किसानों के यहां पर जो है काम किया करते थे, इनके खेतों में काम किया करते थे और अपना जीवन ऐसे ही चलाने लगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में। अब देखो हमारा भारत वाला जो सीन था वो खत्म हो गया, भारत वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया। भारत में जितने भी हमारे समुदाय जो थे उन सबके बारे में हमने बात कर ली। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, तो अब हम बात कर रहे हैं भैया अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में भी कुछ ऐसी ही आपको सेम स्थिति देखने को मिलती है। याद रखना, चीजें हमेशा सेम होती हैं, बस जगह बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, है ना, कैरेक्टर्स पात्र बदल जाते हैं, बाकी सब जो है सेम रहता है। जैसे हमने भारत में अलग अलग समुदाय के बारे में बात की और किस तरीके से भारत में जिस तरीके से उपनिवेशवाद हुआ था, ठीक उसी प्रकार
अफ्रीका नाम के महाद्वीप पर भी उपनिवेशवाद हुआ था, अंग्रेज यहां पर भी आए थे, अंग्रेजों ने यहां पर भी डाका डाला था, जैसे हमारे भारत देश में आए थे। तो जिस प्रकार हमारे देश में समुदाय जो है इनका उत्पीड़न किया गया था, वैसे ही अफ्रीका में भी आप देखोगे इन समुदायों का जो उत्पीड़न किया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम अफ्रीका की कहानी के बारे में बात करेंगे। याद रखना कि बहुत सारे जो हमारे है ना परिस्थितिक वैज्ञानिक जो है, ये कौन होते हैं भाई, जो हमारे जो एक तरीके से आप देखोगे जो ऐसे वैज्ञानिक जो हमारे समाज में हमारा जो नेचर होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं, हमारे एनवायरमेंट के बारे में, हमारे इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, इसको हम बोल देते हैं पारिस्थितिकी वैज्ञानिक। ठीक है, पारिस्थिति वैज्ञानिक है ना, क्या बोल देते हैं इसको हम, पारिस्थिति वैज्ञानिक बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, पारिस्थितिक वैज्ञानिक की हम बात करें, इनका मानना क्या है सर, इनका मानना यह है कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए आप देखोगे चरवाई सबसे व्यवहारिक सस्ता है। आप देखोगे इनका मानना यह होता है कि अगर ऐसे कुछ इलाके होते हैं जो बहुत ज्यादा सूखे होते हैं, जहां पर कोई भी संसाधन नहीं होते, जहां पर जो पहाड़ होते हैं, जहां की आकृतियां कुछ ऐसी होती हैं कि जहां पर ज्यादा जनसंख्या नहीं बसाई जा सकती, ऐसी जगह पर आप देखोगे जिंदा रहने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो बेस्ट चीज है भैया कि हम अपने जानवर को चरवाएं। चरवाई सबसे अच्छी चीज है, सबसे व्यवहारिक चीज है, जो कि ऐसे जगह पर लोगों को जिंदा रख सकती है। बाकी कोई भी दूसरी चीज बेकार है, सब बेकार। क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है सर। अफ्रीका में चरवाहों का जीवन, अफ्रीका जो था इनमें कैसा जीवन था चरवाहों के, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अफ्रीका की हमने कहानी जो शुरू कर दी, अब जल्दी पढ़ते हैं भाई, मेरे को चैप्टर कंप्लीट करवाना है, ठीक है ना। चलिए, अफ्रीका में भी आप देखोगे लगभग आप देखोगे करीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इनकी जो रोजी रोटी चल रही है वो किस पर चल रही है सर, चरवाही पर चल रही है सर, चरवाही पर चल रही है इनकी रोजी रोटी। यहां पर आपको अलग अलग समुदाय के लोग मिलेंगे, जैसे आप देखोगे बेदुइन्स की हम बात करें, बर्बेट्स की हम, मसाई, सोमाली, बोरात, तुर्काना, ऐसे आपको समुदाय जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कहां पर सर, यहां पर अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको ऐसे कई सारे जो समुदाय हैं। अब याद रखना अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका एक बहुत बड़ा क्या है सर, बहुत बड़ा महाद्वीप है, और महाद्वीप जो है बहुत बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर आपको कई सारे देश मिल जाएंगे। तो अफ्रीका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और उसके अंदर आपको कई सारे देश देखने को मिलेंगे। इनमें से आप देखोगे ज्यादातर जो है आप कहां रहते थे, ज्यादातर आप देखोगे अर्धशुष्क घास के मैदानी क्षेत्रों में रहते थे, जहां पर सूखा ऊखा ज्यादा पड़ता है, झाड़ियां वगैरह ज्यादा मिलती हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो सूखे रेगिस्तान में भी रहते हैं। कौन कौन से जानवर पालते हैं, तो आप देखोगे बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे, ये सब जो है लोग पालते हैं। ये सारे के सारे जो आप देखोगे जानवर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर आप देखोगे दूध, मांस, पशुओं की खाल बेचकर, ऊन के कपड़े बेचकर जो है ये अपनी रोजी रोटी चलाते हैं सर, बहुत ही बढ़िया। कुछ जो लोग हैं वो व्यापार, यातायात संबंधी काम भी करते हैं, कुछ खेती करते हैं, कुछ जो है आप देखोगे कोई अलग अलग है ना, कोई और भी धंधा जो है करते हैं, अलग अलग धंधे में लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे फेमस की हम बात कर लेते हैं मसाई की। मसाई जो है ये भी क्या, मसाई एक समुदाय का नाम है। मसाई एक तरीके से आप देखोगे इस घुमत्तू समुदाय का नाम है। ये आप देखोगे ये पशुपालक हैं, मोटे तौर पर आप देखोगे कहां रहते हैं सर, पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं, पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं सर, ठीक है सर। इनमें से आप देखोगे लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया और करीबन 1.5 लाख लोग जो है तंजानिया में रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा आओगे तो देखो ये पूरा क्या है सर, ये पूरा हमारा मैप है सर, ये पूरा हमारा अफ्रीका का मैप है। ये पूरा क्या है सर, अफ्रीका है। इस अफ्रीका में आपको अलग अलग देश जो है देखने को मिल जाते हैं सर, अलग अलग देश जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अफ्रीका को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप देखोगे अफ्रीका में ये है केनिया और ये हमारा तंजानिया, ये हमारा तंजानिया है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको मसाई समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। मसाई समुदाय की हम बात करें तो आप देखोगे 3 लाख आपको दक्षिणी केनिया में और 1.5 लाख करीबन करीबन आपको तंजानिया में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, इनके साथ क्या हुआ सर, तो इनके साथ भी सेम वही चीज हुई जो हमारे भारत में रह रहे समुदाय के साथ हुआ था। जो भारत में हुआ सेम इसके साथ भी हुआ। कोई बात नहीं कृष्णा गुप्ता बेटा, क्लास छोड़ के चले जाओ, समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चैप्टर को मत पढ़ो यार, मैं तो ये बोलूंगा पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो। क्यों इतना प्रेशर दे रहे हो दिमाग पे, थोड़ा सा जोर दोगे दिमाग तेज नहीं हो जाएगा। जो दिमाग में अभी भूसा भरा हुआ है वो भरा रहने दो, क्या दिक्कत है भाई, कितना आनंद की प्राप्ति होती है भाई ऐसे ना पढ़ के। भाई तुम समझो, ना पढ़ना, सब कुछ छोड़ देना कि हम पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसे नहीं चलेगा ब्रो, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही से पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे अगर 80% बच्चों को समझ में आ रहा है तो बच्चे को 20% जो बच्चे हैं ना गधे ही हैं, इनकी गलती है, इनकी ही गलती है भाई, क्योंकि फिर 80% को क्या समझ में आया बताओ पहले। और जिनको समझ में आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको अलग ट्रीट कर रहा हूं, उनको मैं कुछ अलग ट्रीटमेंट दे रहा हूं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो तुम्हारे बुद्धि जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो है ना, ठस हो चुकी है, इसमें कुछ घुसता नहीं है। सिर्फ फोन में यूट्यूब देख लो, रील्स चलवा लो, अलग अलग चीजें देख लो, बाकी इसके अलावा तुम सर कुछ नहीं होता। सीरियसली ऐसे काम नहीं चलेगा ब्रो, ऐसे काम नहीं चलेगा। पता नहीं क्या समझ में नहीं यार, कहानी की तरह पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ ऐसी चीज हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, अब ये समझ में नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें फिर मैथ समझ में कैसे आती होगी, ये जब समझ में नहीं आता।
मैथ, साइंस कैसे समझ में आती होगी? क्योंकि वो तो इससे भी ज्यादा टफ है। जब ये समझ में नहीं आया तो वो कैसे समझ में आ जाता होगा, ये बताओ। हाँ, चलिए, तो ये हमारा केनिया है, ये हमारा अफ्रीका है। बस मैं नॉलेज के लिए ले आया हूं, बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप देखोगे अफ्रीका में आपको ये हमारा जो मसाई समुदाय है देखने को मिलता है। दिक्कत इसके साथ क्या हुई? दिक्कत क्या हुई इसके साथ? आप देखोगे इसके साथ दिक्कत ये हुई कि जब जैसे हमारे भारत में हुआ था ना, सेम इनके साथ वही हुआ। भारत में आप देखोगे कि अलग अलग अंग्रेजों ने कानून पारित कर दिए थे। इन कानूनों से दिक्कत किसको हुई थी? हमारे समुदाय के, हमारे जो घुमत्तू समुदाय है इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। ऐसे ही आप देखोगे कि जो हमारा समुदाय है, मसाई समुदाय, जो कि अफ्रीका में, तंजानिया और कीनिया में रहता था, कि जब नए नए, जैसे देखो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, वैसे ही अंग्रेजों ने अफ्रीका को भी गुलाम बनाया था। अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनको गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने। यहां पे बोला जा रहा है कि जब नए नए कानून और बंदिशें लग गई तो उनकी जमीन छीन ली गई और आवाजाही पर भी जो है पाबंदियां लगा दी गई। वही सेम जो काम भारत में हुआ, सेम जो काम भारत में हुआ, वही सेम काम आपको कहां देखने को मिलेगा? वही सेम काम जो है आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। यहां पर भी कानून पारित कर दिए, यहां पर भी आप देखोगे इनकी ही जमीनों से इनको ही निकाल दिया गया। आप देखोगे कि जो उपनिवेशिक शासन जो था, आप समझो यहां पे क्या क्या बात की जा रही है। यहां पे देखो ध्यान से, ये पूरा पढ़ लिया मैंने, ठीक है सर। यहां पे बोला जा रहा है चारागांव का क्या हुआ, जो बड़े बड़े, जो यहां पर जो हमारे चरवाहे जो थे, इनका क्या हुआ सर? जो बड़े बड़े ग्रासलैंड जो थे, जहां पर घास थी सर, इनका क्या हुआ? आप देखोगे कि जब इन उपनिवेशिक शासन नहीं था, जब बाहर के लोग यहां पर नहीं आए थे, उस टाइम पर आप देखोगे कि जो मसाई लैंड जो था, मसाई लैंड जहां पर मसाई समुदाय रहा करता था, इनका इलाका उत्तरी कीनिया से लेके तंजानिया के घास के मैदानों तक जाता था, जिसको क्या बोलते थे? इसको स्टेपीज बोलते थे लोग। समझो थोड़ा सा, यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो। कि जब इन पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, तो जब अंग्रेजों ने इन पर कब्जा नहीं किया था, कब्जा करने से पहले जब ये लोग आजाद थे, तो इनके मैदान कहां तक फैले हुए थे, इनका इलाका कहां तक फैला हुआ था? तो इनका इलाका आप देखोगे उत्तरी कीनिया से लेके तंजानिया तक फैला हुआ था। समझो थोड़ा सा, ये देखो, ये मैं क्या दिखा रहा हूं, देखो ये क्या है सर, ये देखो ध्यान से, ये उत्तरी कीनिया है, यहां से लेके पूरा इनका, यहां से लेके यहां तक, समझो थोड़ा सा, यहां से लेके यहां तक फैला हुआ था, यहां से लेके यहां तक इनका पूरा फैला हुआ था। उत्तर कीनिया ये रहा और नीचे पूरा तंजानिया है। तो इनके घास के मैदान, इनके जो लोग हैं, ये कैसे कैसे चला करते थे? तंजानिया से केनिया तक ये लोग जो है एक तरीके से आप देखोगे विस्थापित होते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। इनके घास के मैदान उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक जो है फैले हुए थे। बात करूं 19वीं सदी की, तो जब 19वीं सदी के आखिर में जब यूरोप के साम्राज्यवादी ताकत आ गई, तो इन्होंने क्या किया? यूरोप की बहुत सारी जो साम्राज्यवादी ताकत थी, यानी कि जो अंग्रेज थे, जब यहां पर आए तो इन लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर दी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन इलाकों को बहुत सारे छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील कर दिया और अपने अपने कब्जों में ले लिया। मतलब क्या था आप समझो, यहां अब तक क्या था? अब तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब तक तो ये जो मसाई के लोग हैं यहां से यहां जा रहे हैं, है ना, यहां से यहां जा रहे हैं। अब क्या हुआ? अब यहां पर अंग्रेज आ चुके हैं सर, अंग्रेज का अराइवल हो चुका है सर, है ना, अंग्रेज का अराइवल हो चुका है सर, अंग्रेज आ चुके हैं सर। अंग्रेज जब आ गए तो अंग्रेजों ने इन इलाकों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया। अब क्या हुआ? अब दिक्कत यह हुई कि अब जो है अंग्रेज इस इलाके पर शासन कर रहे थे। अब जब अंग्रेज इस इलाके पर शासन कर रहे थे तो क्या हुआ सर? हुआ ये कि यहां पर क्या कर लिया गया सर? यहां पर आप देखोगे बहुत सारे इलाके पर, छोटे छोटे इलाके पर अब अंग्रेजों का कब्जा आ चुका था। अब यहां पर मसाई के लोगों को बहुत दिक्कत हुई। 1885 की बात है। 1885 में ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच जो है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। सोच के देखो, अब समझो क्या था। पहले क्या था? पहले कोई दिक्कत नहीं थी। पहले आराम से ये लोग, जो लोग हैं, ये एक तरीके से उत्तरी कीनिया से तंजानिया तक जाते थे। इसको हम पूरा बोलते थे मसाईलैंड। मसाईलैंड का मतलब क्या है? कि तंजानिया से लेकर, कीनिया से लेकर तंजानिया तक का जो हिस्सा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक का पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा मसाईलैंड है ना। अच्छा, अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि अब भारी शक्तियां आ गई सर, भारी शक्तियां आ गई। कौन आ गए सर? ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। और कौन आ गया सर? जर्मनी के लोग भी आ गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया ये कि इन्होंने दो बराबर बराबर हिस्सों में इस मसाईलैंड को बांट दिया। इसको बोला गया कीनिया, इसको बोला गया तंजानिया। ठीक है ना, समझो। मसाईलैंड था पूरा, ये पूरा पहले क्या था? पहले पूरा था मसाईलैंड। अब क्या हुआ सर? अब जो है इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, अंग्रेजों ने बांट दिया, है ना। ब्रिटिश वालों ने ये वाला पार्ट रख लिया और जर्मन वालों ने ये वाला पार्ट रख लिया, ये वाला हिस्सा रख लिया। समझो थोड़ा सा, ऐसा हुआ। इनको बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया गया। तो आप देखोगे कि 1885 में जो ब्रिटिश जो था, इन्होंने
कीनिया और जर्मन वालों ने जो है तंजानिया को जो है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा समझौता हुआ किसके बीच में, जर्मनी के बीच में और ब्रिटिश के बीच में। और इस समझौते के अनुसार आप देखोगे कि इस पूरे मसाई लैंड को जो कि कीनिया से तंजानिया तक फैला हुआ था, इसको दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट लिया। अब इससे दिक्कत किसको होगी, इससे दिक्कत होगी मसाई समुदाय के लोगों को। इससे दिक्कत किसको होगी सर, मसाई समुदाय के लोगों को होगी। बाद में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए आप देखोगे बेहतरीन चारागाहों को कब्जे में ले लिया और मसाइयों को जो है दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया। सोच के देखो अब तक क्या था, अब तक तो इनका बहुत बड़ा इलाका बचा हुआ था भैया, तंजानिया से लेके पूरा है ना कीनिया तक पूरा इलाका इन्हीं का है। अब क्या होगा, अब बाहर से अंग्रेज लोग आ गए। अंग्रेज लोगों ने क्या किया, अंग्रेज लोगों ने अपने डेरे डालने शुरू कर दिए। जब अंग्रेजों ने अपने डेरे डालने शुरू किए तो यहां पर क्या हुआ, बड़े बड़े जो घास के मैदान थे जिनको स्टेपीज बोलते थे, बड़े बड़े घास के जो मैदान थे इनको खाली कराया गया और ये जो मसाई समुदाय के जो लोग हैं इनको छोटे से इलाके में समेट दिया गया। बाकी के जितने भी बड़े बड़े घास के मैदान थे वो सब जो है अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए, उन पर खेती करने लगे ये लोग और अलग अलग गतिविधियां करने लगे। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, यहां पर भी वही हुआ, यहां पर भी वही हुआ कि आप देखोगे 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी के अंतिम सालों में आप देखोगे जो ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार जो थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखोगे इन्होंने जो भी पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसान जो थे इनको बोला कि देखो ऐसा है कि तुम्हें अपनी खेती को जो है तुम्हें खेती की बहुत जरूरत है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है जितने भी चारागाह खेत हैं इनको एक तरीके से किसमें तब्दील करना पड़ेगा, इन चारागाह खेतों को हमें कृषि के क्षेत्रफल में तब्दील करना पड़ेगा। तो सेम जो भारत में वो यहां पे हो रहा है, ये भी क्या कर रहे हैं भाई, तो जिन बड़े बड़े घास के मैदानों पर पहले अपने जानवरों को चराया करते थे, अब इन पर जो है क्या है सर, इन पर अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी है और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अब अंग्रेज इन इलाकों को कृषि के क्षेत्र में तब्दील कर रहे हैं। अब यहां पर खेती की जाएगी, अब यहां पर ये अपने जानवरों को नहीं चरा सकेंगे। अब आप देखोगे बड़े बड़े ग्रास के मैदानों को, बड़े बड़े घास के मैदानों पर, बड़े बड़े चारागाहों को, बड़े बड़े घास के मैदानों को एक तरीके से आप देखोगे कि तब्दील कर दिया जाएगा किसमें, खेती में। अच्छा, अब यहां पे बोला गया है पहले की हम बात करें, जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस टाइम पर मसाई जो थे, मसाई समुदाय के जो लोग थे वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुआ करते थे, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से आप देखोगे ये मसाई के जो लोग हैं बहुत मजबूत थे किसानों से अगर हम तुलना करें। अब क्या हुआ, लेकिन अब क्योंकि इनकी जो जमीन है मसाई लोगों की, जहां पर ये अपने जानवर चरवाया करते थे, जहां पर आप देखोगे कि इनकी जो एक तरीके से मसाई के जो लोग यहां रह रहे हैं, इनके जो बड़े बड़े चारागाह जो हैं अब उनको खेती में बदल दिया गया और ये खेती किसको दे दी गई, किसानों को। अब क्या हुआ, अब किसानों को पल्ला भारी हो गया। पहले क्या था, पहले भाई ये लोग गरीब थे, ये लोग अमीर थे, किसान गरीब थे। अब क्या हुआ सर, अब उल्टा हो जाएगा। बहुत सारे जो चारागाह जो थे इनको क्या बना लिया गया सर, इनको जो शिकार गाह बना लिया गया, यानी कि यहां पर आप अंग्रेज जो थे वो शिकार क्या करते थे। कीनिया में मसाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सरेन गैटी पार्क बना दिया, यानी कि अंग्रेजों ने इसको एक तरीके से क्या बना दिया गया, अंग्रेजों ने इसको अपना एक तरीके से मनोरंजन का एक जगह बना ली। यहां पर क्या था, अब जैसे मैं तंजानिया की बात करूं, अगर मैं कीनिया की बात करूं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल पार्क, यहां पर आपको अच्छे खासे जानवर देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको एक तरीके से वन्य जीवन बहुत ही ज्यादा एक तरीके से विकसित दिखाई देगा आपको, यहां पर शेर, चीता, भालू। तो एक तरीके से यहां पर क्या हुआ, जहां पर पहले एक तरीके से चारागाह हुआ करते थे, बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। आप देखोगे कीनिया की हम बात करें, जहां पर मसाई लोग रहते थे, वहां पर आप देखोगे इन्होंने क्या किया, उस जगह पर इन्होंने है ना मसाई मारा, है ना, सामरू नेशनल पार्क। तंजानिया में आप देखोगे सरेन गैटी पार्क। ये सब क्या है सर, ये एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान है। इनको सरकार ने घोषित कर दिया कि भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है यहां पर जानवर रहेंगे, यहां पर जानवरों की सुरक्षा की जाएगी। आज भी आप देखोगे बहुत सारे मसाई समुदाय के जो लोग हैं वो यहां पर रहते हैं। अब देखोगे इन आरक्षित, अब समझो यहां पे क्या हुआ, जैसे अंग्रेजों ने भारत में वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था, अलग अलग कानून पारित कर दिए थे, यहां पर भी सेम वही हुआ। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना जाना, शिकार करना, सब जानवरों को चलाना मना था। समझो अब यहां पर जो मसाई के लोग हैं वो ना ही अपने जानवरों को ला सकते हैं इस क्षेत्र में, ना ही आप देखोगे शिकार कर सकते हैं वो, और ना ही अपने जानवरों को ये चरा सकते हैं। मतलब पूरी तरह से इन यहां पर भी वही सेम काम हुआ, यहां पर भी सेम वही काम हुआ जो कहां पर हुआ था सर, यहां पर भी वही सेम काम हुआ जो भारत में किया गया था। यहां पर भी आप देखोगे अलग अलग वनों को एक तरीके से आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। अब यहां पर सरकार बोल रही है, क्या बोल रही है कि देखो ऐसा है कि ना ही तुम जंगल में आओगे परमिशन लेके आओगे, शिकार नहीं करोगे, अपने जानवरों को नहीं चरवाओगे, हमें नहीं पता, जो करना है कर लो। अब सोच के देखो, ये तो भैया मशाई लोगों का घर था, एक टाइम पे ये इनका घर हुआ करता था। अब क्या है, अब घर नहीं है, अब अंग्रेजों का कब्जा आ चुका है। अब जो है अंग्रेजों का कब्जा आ चुका है यहां पर।
अब जो है ये घर नहीं बचा, समझे? हाँ, क्लियर हुआ? चलिए और फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप देखोगे कि इनकी जो मुश्किलें थी, जो छोटे मोटे समुदाय थे, मसाई जो लोग थे, इनकी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ गई और एक सिचुएशन ऐसी आई कि अब जो है ये अपने मवेशियों का पेट भी भरना मुश्किल कर देते थे। मतलब अब इनके मवेशियों के लिए बची कुछ चीज भी नहीं बची थी, मतलब कुछ नहीं बचा हुआ था इनके मवेशियों के लिए, सब कुछ खत्म हो चुका था, है ना, घास के मैदान वगैरह सब खत्म हो चुके थे। अच्छा, अब यहाँ पर बताया गया है कि उपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी की, अच्छा ये तो मैंने बता दिया, ये तो मैंने बता दिया आपको। हाँ चलो ठीक है, ये सारी हो गई। हाँ, चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, सरहदें बंद हो गई। अब यहां पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, अगले टॉपिक के बारे में। किसकी बात की जा रही है, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर मैं जो है खत्म कर दूंगा चैप्टर, ठीक है ना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये बताओ कि इतनी चीजें क्लियर हुई तुम्हें, फटाफट से बता दो, इतना जो मैंने यहां तक पढ़ाया है वो तुम्हें क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो फटाफट से कि किस तरीके से मसाई समुदाय के जो लोग हैं इनको भी सेम वही दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो भारत के लोगों को करना पड़ा था। बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, ये टॉपिक जो है तुम्हें कवर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बोलिए फटाफट से। ज्यादा नहीं बचा, ज्यादा नहीं बचा, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, अब ज्यादा नहीं बचाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है ना? चलिए अब देखो यहां पे हुआ क्या। अब तक क्या था भाई, अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था और अंग्रेजों के आने के बाद बहुत बुरी हालत होगी बेचारों की, है ना। अब इन्होंने क्या किया, आप देखोगे कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, आप देखोगे इन लोगों ने 19वीं सदी में एक जगह चारागाह से, जैसे होता क्या था, एक जगह चारागाह सूख गया, अब ये क्या करते थे भाई, दूसरी जगह चले गए अपने रेवड़ मतलब पूरे झुंड को लेके। अब ये किसकी खोज में निकलते थे भाई, बड़े बड़े चारागाहों की खोज में निकलते थे, कहीं जाएंगे, कहीं घास के मैदान मिल गए थोड़े बहुत तो अपने जानवरों को चरा रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी में आप देखोगे अब यहां पर जो अंग्रेजी सरकार थी उसने इस चीज पर भी पाबंदी लगा दी कि भैया अब तुम जो है एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते ना, कोई नहीं, हट, एंट्री बंद, बट एंट्री बंद, कोई एंट्री, है ना। यानी कि अब तुम जो है एक क्या नहीं करोगे, तुम जो है अपना मूवमेंट भी नहीं करोगे, तुम जो है एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाओगे भी नहीं, तुम्हारी पाबंदी लगा दी भाई तुम्हें। पहले क्या था, पहले बेचारे एक जगह घास के मैदान सूख गए, दूसरी जगह चले गए, अब इनकी पाबंदी पर भी रोक लगा दी, मतलब इनकी अब एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी अंग्रेजों ने कि अब देखो तुम जो है एक जगह से दूसरी जगह भी जो है आवाजाही नहीं कर सकते तुम, अब जो है तुम जहां हो वहीं बच जाओ, ज्यादा जो है इधर उधर भटको मत। अच्छा आप देखोगे कि अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर वही सेम था जैसे मसाइयों की हालत थी, जैसे मसाई समुदाय की हालत थी, वैसे आप देखोगे कि अलग अलग समुदाय की भी हालत थी। समझो यहां पे सिर्फ मसाई, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं मसाई समुदाय का, इसी तरह आप देखोगे जो अफ्रीका में अलग अलग समुदाय जो थे इनकी भी सेम वही हालत थी कि अब जितने भी आरक्षित इलाके हैं जिनको अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, इन इलाकों में आप देखोगे ये लोग नहीं रख सकते, यहां पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। समझो यहां पे ना सिर्फ मसाई समुदाय की हम बात करें बल्कि अफ्रीका के अलग अलग जो समुदाय थे ये अब जो है आरक्षित इलाकों की सीमाओं में आ जा नहीं सकते थे, पूरी तरह से जो इनकी पाबंदी लगा दी गई थी। क्लियर हुआ? फिर वही बात है यहां पे सेम भारत जैसी स्थिति है, इनको भी सेम परमिट लेना पड़ता था, परमिट भी बहुत मुश्किल से मिला करता था, अगर तुम्हें ले जाना है तो तुम्हें परमिट लेना पड़ेगा, नियमों का पालन नहीं करोगे तो भैया तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ये सेम भारत जैसी यहां पर चीजें की जा रही है, यहां पर भी इनको जो है आरक्षित वनों में जाने के लिए सरकार से परमिट लेना पड़ता था, परमिट भी बहुत मुश्किल से मिलता था। यहां पे एक चीज और थी कि चरवाहे जो थे वो गोरों की बाजार में नहीं जा सकते थे, जो गोरों का बाजार लगा करता था जहां पर गोरे लोग सामान लेने खरीदने बेचने आया करते थे, यहां पर इन चारागाहों का बिल्कुल मना था, एंट्री बिल्कुल मना थी। बहुत सारे इलाकों में इनकी इनकी एंट्री पर भी बैन था कि ये लोग आ नहीं सकते, बहुत सारे इलाकों में इनके व्यापार पर भी बैन था, ये व्यापार भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सोच के देखो कि किस तरीके से अंग्रेजों ने परेशान किया, ना ही ये इनके बाजारों में जा सकते हैं, ना ही इनके साथ व्यापार कर सकते हैं, ना ही ये किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा सकते हैं अपने जानवरों को लेकर, अगर जंगल में जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा। तो ये सारी जो ये जो समस्याएं थी इनका यहां पर जो इनको सामना करना पड़ रहा था। सिंपल सी बात है, जैसे भारत में क्या था मैंने बताया था, भारत में अंग्रेज इन समुदायों को बहुत ज्यादा खतरनाक और बर्बर मानते थे, मैंने बताया था ना। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे अफ्रीका में भी इन समुदायों को एक तरीके से खतरनाक माना जाता था और बर्बर माना जाता था कि भाई बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेम भारत जैसी स्थिति है, देखो अगर तुमने भारत का पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लोगे।
अंग्रेजों को लगता था कि भैया इनके साथ ना कम से कम जो है संबंध रखना चाहिए। लेकिन लेकिन जब काम की बारी आती थी, जब खानों में खदानों में काम की बारी आती थी, सड़क बनाने की बारी आती थी, शहर में बिल्डिंगें बनाने की बात आती थी, तो गोरे क्या किया करते थे? गोरे जो लोग थे वो इन कालों के श्रम की ही जरूरत लेनी पड़ती थी। समझो थोड़ा सा, वैसे इनको खतरनाक बोल रहे हैं लोग, कितने शैतान है अंग्रेज। अंग्रेज वैसे क्या बोलते थे कि ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे एकदम सीमित संबंध बना के रखो, कम से कम संबंध बना के रखो। लेकिन जब बात आती थी खदानों में काम करने की, सड़क बनाने की, जितने भी मजदूरी के काम है वो सब किससे करवाया करते थे? तो बेचारे इन लोगों से ही करवाया करते थे, है ना। आप देखोगे नई सरहदों, पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्होंने क्या, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। समझो यहां पे कि भैया उनकी सरहदों पर, यानी कि पहले एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे, अब वो भी नहीं आ सकते। अलग अलग पाबंदियां लगा दी, अलग अलग बाधाएं लगा दी, और कहीं ना कहीं ये सब बहुत ज्यादा प्रताड़ना हो रही थी, बहुत ज्यादा जो है यहां पे प्रताड़ित जो है एक तरीके से इनको किया जा रहा था। और इससे हुआ ये कि उनकी जो परंपरागत चीजें चली आ रही थी, उनका जो चरवाई गतिविधियां और एक तरीके से व्यापारिक गतिविधियां चली आ रही थी, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि इनकी रोजी रोटी तो इसी से चल रही थी। भैया आपकी कोई रोजी रोटी छीन लेगा तो आप क्या करोगे सर? और आप देखोगे कि जो उपनिवेशिक शासन था उसने पूरी तरह से इनकी व्यापार और इनकी एक तरीके से संस्कृति को जो है तहस नहस करके रख दिया। तो ये सारी जो चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि किस तरीके से जो उपनिवेशिक शासन जो था, इसने क्या किया था, मसाइयों के एक इलाके पर, मसाइयों का जो कुछ इलाका था उसको आरक्षित कर एक तरीके से चारागाहों की खोज, यहां वहां भटकने पर रोक लगा दी। मैंने आपको बताया था, उन्होंने उन्हें एक तरीके से अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर किया। वहां पर घास कहां आएगी भाई, वो तो सूखा इलाका है, वहां पर हमेशा सूखे की आशंका बनी रहती थी। भैया कभी भी कहो तो बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाए, क्या खिलाएंगे वो अपने मवेशियों को? इन्होंने एक छोटा सा इलाका दे रखा था कि इससे आगे निकले तो बहुत पिटाई करेंगे, इतना इतना ही इलाका, इतना इलाका दे रखा था, इतना इलाका इन लोगों के लिए आरक्षित कर रखा था कि देखो ऐसा है कि इस इलाके के आगे गए ना तो पिटाई बहुत लगेगी, तुम्हारे जानवर अगर इस इलाके के बाहर दिख गए तो पिटाई बहुत करेंगे। पाबंदी लगा दी थी कि इधर से इधर नहीं आ सकते। तो ये सारी दिक्कतें हुई। और आप देखोगे जब सूखा पड़ता था ना, इतनी दिक्कत होती थी, क्योंकि इनको जो पट्टी दी गई थी वो एक तरीके से इलाका ऐसा था जहां पर बारिश नहीं पड़ती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था ना बारिश पड़ने के कारण, कभी कभी ऐसा होता था कि ना बारिश पड़ने के कारण मसाई के जो लोग थे, इनके जो मवेशी थे, वो भूख और बीमारी और प्यास से मर जाया करते थे। घास ही नहीं है, कहां से लाएंगे, कहां घास आएगी, क्योंकि वहां पे तो रेगिस्तान है, सूखा इलाका है। तो कई बार ऐसा होता था जब सूखा ज्यादा पड़ता था तो इनके मवेशी वगैरह मर जाया करते थे। और धीरे धीरे आप देखोगे कि इनकी जानवरों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। कि उपनिवेश बनने से पहले, जब यानी कि आप देखोगे जब इस मसाई लैंड पर जब अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले आप देखोगे ये बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। ये जो है दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। दो सामाजिक श्रेणी कौन सी थी? एक तो थे भाई वरिष्ठ जन और दूसरे थे योद्धा। यानी कि जब अंग्रेज यहां पर नहीं आए थे तब आप देखोगे कि इनका पूरा जो मसाई समुदाय जो था वो दो श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन और योद्धा। अच्छा, अगर मैं वरिष्ठ जनों की बात करूं, ये क्या थे सर? ये वो लोग थे बहुत सीनियर हुआ करते थे, बहुत बड़े बूढ़े हुआ करते थे और ये शासन चलाते थे। जो भी समुदाय से बड़ा जो मुखिया होता था वो उन्हीं का होता था, है ना। जो भी समुदाय से जुड़े हुए मामले हुआ करते थे उस पर विचार विमर्श करने का काम किनका हुआ करता था? इन्हीं का हुआ करता था। और अहम फैसले लेने का अधिकार किसका हुआ करता था? इन्हीं का हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ था योद्धा। योद्धा के काम क्या था भाई? योद्धा नौजवान हुआ करते थे, जवान जवान लड़के हुआ करते थे। इनका काम होता था सुरक्षा देना, इनका काम होता था लड़ाई लड़ने का, है ना, कबीलों के की हिफाजत करना। बहुत सारे समुदाय कभी कभी आपस में भिड़ जाया करते थे, तो उस केस में युद्ध करना। तो ऐसे करके आप देखोगे इनका समुदाय दो वर्गों में बटा हुआ था। ये क्या करते थे भाई? तो हमारे योद्धा थे, योद्धा जो थे ये एक तरीके से अलग अलग, है ना, समुदाय की रक्षा करते थे, दूसरे कबीलों से उनकी रक्षा करते थे। कभी कभी ऐसा होता था एक समुदाय जो है दूसरे के मवेशी उठा के ले गया, तो उस केस में जो भी लड़ाई वड़ाई करनी है तो उनका काम हुआ करता था। आप देखोगे यहां पर इनकी अलग संस्कृति थी। युवाओं को खुद को योद्धा साबित करने के लिए आप देखोगे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करना पड़ता था। यहां पर ऐसा खेल हुआ करते थे कि भैया अगर आपको, है ना, दिखाना है कि आप योद्धा हो तो आपको दूसरे समुदाय से मवेशी छीन कर लाना पड़ेगा। मतलब एक संस्कृति थी। यहां पर दिखाया जा रहा है कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो यहां पर किस तरीके से पूरा सिस्टम चला करता था। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है सर।
अब क्या हुआ, अब अंग्रेज आ गए। अब जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज सरकार ने मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर उन्हें अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी सौंप दी। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर अंग्रेजों ने इनका जो पूरा एक जो इनका सामाजिक ढांचा था उसमें दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी। किसने, अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अंग्रेज सरकार ने जो मसाई उपसमूह जो है इनके जो मुखिया हैं वो खुद ही चुनने शुरू कर दिए, जो अपने कबीलों के सारे जिम्मेदारी लेंगे, है ना। ठीक है सर। उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी, कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, कोई भी हमला नहीं करेगा एक दूसरों पे। हर एक कबीले के अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग एक तरीके से मुखिया होंगे। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। समझो थोड़ा सा। अब क्यों, क्योंकि पहले जो योद्धा थे और जो वरिष्ठ नागरिक जो थे ये पहले खुद ही शासन किया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अब जो है अंग्रेज चुन रहे हैं सर। जो अब अंग्रेज हैं वो मसाइयों का मुखिया चुन रहा है सर। अंग्रेज चुनेंगे कि भैया मसाइयों का ये मुखिया कौन होगा, अंग्रेज चुनेंगे सर। अंग्रेज जो है वो मसाई उपसमूह के मुखिया तय कर रहे हैं कि भैया कौन होगा इनका, और वो अपने कबीले के मामलों की जो है जिम्मेदारी सौंपती। इससे हुआ यह कि भैया हमारा जो है इनका जो सिस्टम चला आ रहा था वरिष्ठ जनों का, योद्धाओं का, ये सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अब ये जो उपनिवेशिक सरकार जो थी, ये जो मुखिया चुनती थी, कौन चुनती थी सर, उपनिवेशिक सरकार। और आप देखोगे ये जो मुखिया हुआ करते थे इनको पैसे भी मिलते थे सर, जिससे जो है जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। तो समझो अब जो मुखिया है वो कौन तय कर रहा है, अंग्रेज। पहले कौन होता था, पहले इनका खुद का, पहले इनके खुद के मुखिया हुआ करते थे, लेकिन अब जो मुखिया है वो कौन होगा, अब अंग्रेज मुखिया चुनेंगे। उसको बढ़िया सैलरी मिल रही है, वो उससे जानवर, साजो सामान, जमीन खरीद रहा है। वो अपने गरीब जो भी पड़ोसी लोग हैं उनको कर्ज चुकाने के लिए, एक तरीके से लगान चुकाने के लिए कर्ज भी दे रहा है सर। ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीच जो है बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करने लगे। तो ये सारा सिस्टम हो गया था पूरा, कि ज्यादातर जो थे इन्होंने एक काम छोड़ दिया। जैसे मैंने बताया भारत में जो हुआ कि अब जानवर खत्म हो गए, घास के मैदान खत्म हो गए, अब बेचारे क्या करें। अब ये लोग क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा बहुत पैसा कमाकर इन लोगों ने जमीनें खरीद ली। जमीनें खरीदकर खेती करने लगे, कुछ शहरों में चले गए, नौकरी करने लगे, अपने बीवी बच्चों को गांव में छोड़ दिया जानवरों का ध्यान रखने के लिए। तो आप देखोगे यहां पर धीरे धीरे करके जो भारत में हाल हुआ वो हाल आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो समुदाय के लोग हैं वो एक जगह बसकर एक सामान्य जीवन की, जो सामान्य लोगों की जो जिंदगी है वो जीने लगे। इनका जो भी परंपरागत गतिविधियां जो थी वो सारी बदल दी। और ये सारा बर्बाद किसने किया, चाहे मैं भारत की बात करूं और चाहे मैं बात करूं किसकी, चाहे मैं बात करूं अफ्रीका की। यहां पर बर्बादी का मेन कारण है यूरोपीय लोग। कौन है सर, यूरोपीय लोग। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ यार फटाफट से बताओ जल्दी। और जो अभी भी जानवरों पर ही निर्भर थे सिर्फ, वो युद्ध और अकाल के दौरान जो है उनका सब कुछ खत्म हो गया, सारे के सारे मारे गए या फिर गरीब हो गए। वो काम की तलाश में आसपास जो बचे, वो जो बचे वो काम की तलाश में आसपास शहरों में निकल जाते थे और मजदूरी का काम किया करते थे। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम कर रहा है, कोई सड़क बनाने का काम कर रहा है, कोई अलग अलग भवन निर्माण का कार्य में लगा हुआ है। यानी कि जो गरीब लोग थे, जो अपने जानवरों के सहारे ही जिंदगी जी रहे थे, तो आप देखोगे इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई और मजबूरी में आकर आप देखोगे कि इन्हें शहरों में जाकर मजदूरी वाले काम करने पड़े। और यह हुआ हमारा चैप्टर खत्म, और यह है निष्कर्ष। और याद रखो इस निष्कर्ष में बताया गया है कि इतनी मुश्किलें आने के बाद भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। ये लोग जो थे ये अपने आप को, है ना, परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहे भाई। और इनसे यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हार नहीं माननी। और ये एक तरीके से इंसान का नेचर दिखाता है कि चाहे हम पर कितने भी कष्ट पड़ जाएं, इंसान का नेचर ही एक ऐसा होता है कि हम उस परिस्थिति में ना अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे कितने भी कष्ट पड़ जाए। और यही यहां पर उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि इन समुदायों पर, चाहे मैं अफ्रीका की बात करूं और चाहे मैं बात करूं भारत की, इन समुदाय पर कितना भी कष्ट पड़े हो लेकिन इन्होंने अपने आप को ढालना सीख लिया। और यही हमें सिखाता है चैप्टर कि भाई कितनी भी बेकार परिस्थितियां आए, कितनी भी बेकार कंडीशन आए, भाई तुम्हें अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। यही शर्त है, वरना तुम सस्टेन ही नहीं कर पाओगे भाई। क्लियर हुआ ना। वे अपनी आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, बहुत सारे काम करते थे भाई। जहां अंग्रेज हम आने जाएंगे, जानवरों की संख्या कम कर दी कि भाई ऐसे काम चलता रहे। नए इलाकों की तलाश करने लगे भैया कि भैया कहीं इनको खेत मिल जाए, कहीं इनको चराने के लिए जानवर, चराने के लिए घास मिल जाए। सरकार से मदद लेते थे, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करते थे। जहां इनको खदेड़ा जाता था वहां ये कई बार इन्होंने विद्रोह भी किया। और एक तरीके से आप बोल सकते हो
कि हमेशा ये अपने अधिकारों की बात करते रहे, लेकिन लेकिन इन लोगों ने ना अपनी हार नहीं मानी, कभी भी इन लोगों ने अपनी हार नहीं मानी। और इनका इतिहास पढ़ना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनके बारे में कोई बात नहीं करता सर। इनके बारे में अगर कोई बात करे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है खत्म हुआ। बस मेरे को एक बात बता दो कि इस चैप्टर आपको समझ में आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोल करेंगे। ठीक है ना। चलिए एक बारी मेरे को वोट के जरिए बता दीजिए कि आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, पूरा चैप्टर जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 91.91% बच्चों को समझ में आया, यानी कि लगभग लगभग 8% बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है ना। चलिए तो अब समझो, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन करो। तुम्हारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आता हुआ, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? फटाफट से बताइए, 30 सेकंड आपके पास। रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? बताइए फटाफट से। जो रायका समुदाय के जो लोग थे वो किस राज्य में रहा करते थे? बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। काफिराना मेरा आज तेरे हैं ना ढूंढता, तेरी गली मिल गई, आज है तू मेरी। बताइए फटाफट से। चले तो भाई, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? तो आप देखोगे ये राजस्थान नाम के राज्य में रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 81% बच्चों ने बिल्कुल सही किया भैया। ये 20% बच्चा क्या कर रहे हो हैं? चले, साक्षी, अमन, सोनू, अमन जी, XXN, वाहिद, अनुष्का, वृषु, अंश, कैप्टन अमेरिका। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से, क्या कहलाता है? बुनी, मसाई, रायका या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो जल्दी से। बताइए फटाफट से। तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, हाँ, मुश्किल से ही। हाँ अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये सही हो जाएगा। तो भैया मसाई की हमने बात की थी भैया, बुनी और रायका की तो मैंने बात भी नहीं की। रायका तो भारत का है भाई, पागल हो गई, पागल है वो 17। हाँ रायका, इतने चांटे पड़ेंगे ना। अभी क्या बताया था मैंने, देखो पीछे क्या बताया था, रायका ये राजस्थान का है। राजस्थान कहां पर आता है? भारत में आता है। इतनी तो बुद्धि लगा लिया करो, ठस बुद्धि। चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखा कौन है भाई? सोनू, रागिनी, अमन जी, शगुन, तनिष्का, साक्षी, कार्तिक, आकांक्षा, अमन, XXN। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मसाई समाज में सामाजिक परिवर्तन इनमें से कौन से थे? पढ़िए, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं। अभी जस्ट बताया, वरिष्ठ, यहां पे समुदाय दो भागों में बटा हुआ था। एक तो वरिष्ठ जन जिसमें बड़े बूढ़े हुआ करते थे जो सारे निर्णय लेते थे। एक होते थे योद्धा, योद्धाओं का काम होता था बचाने का, जिसमें युवा लोग हुआ करते थे। वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह जो है अस्त व्यस्त हो जरूर गया। अमीर और गरीब देहाती लोग के बीच एक नया भेदभाव पैदा हुआ। या फिर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बताओ फटाफट से। मसाई समाज में सामाजिक परिवर्तन इनमें से कौन से थे? जब अंग्रेज आए तो इनमें आपको क्या परिवर्तन देखने को मिले? मैंने आपको बताया था ना कि भैया जब अंग्रेज आ गए तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद का मुखिया चुनना शुरू कर दिया। और एक तरीके से अमीर गरीब का जो मसला है वो पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो मुखिया थे
इनको पैसा भी मिला करता था तो इन्होंने खुद की जमीनें ले ली, तो कुछ समुदाय गरीब रह गए और कुछ जो लोग थे वो अमीर हो गए। मैंने बताया था आपको। हाँ बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से। चले तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा ये सही हो जाएगा। देखते हैं भैया, 80% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। और यहां पर अंश, सार्थक, सोहल, रागनी, अस्मित, कार्तिक, साक्षी, प्रिंस, अमन। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न, आखिरी प्रश्न, रायका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते थे? बताइए फटाफट से। गाय, भैंस, ऊंट, बकरी। रायका समुदाय कहां का था? राजस्थान का था। हिंट दे दिया, अब भी सही ना कर पाओ तो फिर तुम पर थू है भाई, फिर तो यह है कि चुल्लू और पानी में मुंह धो लेना, ठीक है। हाँ चलो बताओ बताओ फटाफट से बताओ जल्दी से। चलिए बताइए फटाफट से कीजिए, जल्दी से बताइए फटाफट से, बोलिए बोलिए, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तू जो मिला तो हो गया मैं कम, मुश्किल से ही। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखते हैं भैया लीडर बोर्ड, तो यहाँ पे विनर है अमन कुमार जी और साक्षी और रागनी। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद तनिष्का दुबे जी, आकांक्षा, कार्तिक, शगुन, प्रिंस, अनामिका, शुभी सिंह। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बेटा। अब एक काम करते हैं भैया, है ना, हमारा जो चैप्टर है खत्म हुआ, और आई होप आपको चैप्टर में जो है मजा आया होगा, मजा आया होगा, हाँ ना? हाँ मजा तो आया होगा। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करते हैं भैया, गाना सुना दिया भाई, ऐसे तो सुनाते हैं गाना, है ना, ऐसे ही सुनाते हैं। चलो ठीक है, आई होप आपको लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी जो बात है उसका बुरा ना माना कीजिए, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर देते हैं, ठीक है। समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात है, ज्यादा टेंशन वेंशन ना लेने का, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं भैया, एंड करते हैं इस क्लास को, ठीक है। ज्यादा टेंशन वेंशन मत लो, कुछ दिन बाद 3-4 महीने बाद 10वीं में आ जाओगे, 10वीं में फिर से मुलाकात होगी तुमसे, ठीक है। हाँ तो